नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा तमाम वनडे एग्जामिनेशन, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी सुपरटेट, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं से संबंधित सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित की क्लास प्रोवाइड करा जा रही है हमारे चैनल के द्वारा, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स की क्लास चैप्टर वाइज डेली किसी न किसी टॉपिक पे प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। बात समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। बस एक ही अनुरोध कि अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास करिए, क्योंकि जब अंत तक आप देखेंगे तभी आपको हमारी बातें बताई हुई समझ में आएंगी। कुछ समय में या कुछ पॉइंट्स को देख के सारी चीजों को समझा नहीं जा सकता। इस नाते निवेदन कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूर्णतः हमारी पढ़ाई हुई चीजें पसंद आएंगी, यह हमारी गारंटी है। तो इसी क्रम में हम लोग कल क्लास किए थे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने कुछ की इंट्रोडक्शन क्लास की थी कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, रेडियो एक्टिव किरणें है क्या, किसने इसके बारे में बताया, इनके बारे में कुछ और चीजें, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की माप किससे करते हैं, ऐसी सारी चीजों के बारे में बताया गया था। ठीक, सोडी फैजान का नियम बताया गया था। ठीक, तो आगे अगली क्लास में हम लोग जो अल्फा बीटा गामा किरणें थी, जो रेडियो एक्टिव किरणें थी, उन किरणों के बारे में जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा किरणों से इनके गुण क्या है। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता की अगली क्लास में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले इनके ओरिजिन की बात करती हैं। पहले पॉइंट की ओरिजिन अल्फा बीटा गामा की कहां से हुई है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरण की ओरिजिन कहां से होती है। तो बताया गया था कि कल आपके कि जिन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 से अधिक होते हैं वो परमाणु अनस्टेबल मींस अस्थायी होते हैं। तो ऐसे परमाणु अपने अस्थायित्व स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, स्वतः उत्सर्जित करते रहते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, ऐसे कणों को रेडियो एक्टिव कण मींस अल्फा बीटा गामा बोला जाता है। चलिए, ओरिजिन कहां से होती है, तो चाहे जिसकी ओरिजिन है ये सभी न्यूक्लियस से ही होती है, परमाणु के नाभिक से। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा सभी की ओरिजिन कहां से होती है, परमाणु के नाभिक से होती है, न्यूक्लियस से होती है। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बात की गई थी नेचर की, तो इनका नेचर आज हम आपको इन सभी की तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं। अल्फा बीटा गामा किस नेचर का था, तो बताया गया था धनात्मक नेचर का था। बीटा किस नेचर का था, ऋणात्मक नेचर का था, ऋणावेशित था। ठीक है, और गामा क्या था, न्यूट्रल था। गामा क्या बताया गया था, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अल्फा धनात्मक पॉजिटिव नेचर, बीटा ऋणात्मक नेचर और गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगली चीज इनकी रचना कैसे हुई है, मींस इनका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, मेडअप किससे बने हुए हैं, ये मेडअप है किससे बने हुए हैं। तो बताया गया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम आयन होते हैं। ठीक है, हीलियम के एटम्स क्या होते हैं, हीलियम के एटम, जिसमें बताया गया था कि डबली चार्ज हीलियम आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस क्या कहलाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। डबली चार्ज हीलियम आयंस क्या कहलाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। बीटा रेज के बारे में बात की गई थी, तो बीटा रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1E0 होते हैं। जबकि गामा क्या होता है, गामा जो बना होता है, मेडअप होता है, वो कहता है फोटॉन से बनता है। गामा किरणें या गामा पार्टिकल्स किससे बनी हुई हैं, फोटॉन से बनी हुई है।
तो मेडम मीन्स रचना है, कंस्ट्रक्शन। तो अल्फा पार्टिकल्स जो बना है वो हीलियम एटम से, जिसमें कहा गया हीलियम एटम या आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। बीटा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और गामा किससे मिलकर बना है, फोटॉन से मिलकर बना है। ठीक, फिर चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो चौथे प्रॉपर्टी में इनके मास की बात करते हैं कि इनका मास कितना है। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो मास कहा जा रहा है वो 6.6 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का मास 6.6 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम अल्फा पार्टिकल्स का मास है। जबकि बीटा पार्टिकल्स के मास की बात की जा रही है तो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम है। बीटा पार्टिकल्स का मास 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम है और गामा पार्टिकल्स का जो मास कहा जा रहा है गामा पार्टिकल्स का मास 0 है। ठीक है, गामा पार्टिकल्स का मास क्या हो गया, 0 हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट चार्ज की बात है कि इन पे कितना चार्ज पाया जाता है इन सब पे। तो चार्ज की बात करें तो अभी देखिए बताया गया कि अल्फा पार्टिकल्स डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है वो +2 का होता है। अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितने का होता है, +2 का होता है। और बीटा पार्टिकल्स किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही बीटा पार्टिकल्स का भी चार्ज है, मींस -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम की है, -19 कूलाम की है। फिर बात है गामा। तो गामा के नेचर की बात की गई है कि गामा क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक, गामा किरण पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हुआ, अल्फा पे +2 का चार्ज मेड अप ऑफ डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयन से। बीटा पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्योंकि मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। और इन पे चार्ज की बात की गई फोटॉन से है, मतलब कि ये क्या है, इनका नेचर क्या है, न्यूट्रल है। इस कारण इन गामा पार्टिकल्स की चार्ज कुछ भी नहीं बताई गई है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स है इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अगला पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे सभी इफेक्ट आते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीन के तीनों फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट शो करती है। तीन के तीनों फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इनका विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। ठीक है, मतलब इनपे इलेक्ट्रिक और इफेक्ट ऑफ, बात करते हैं अगला, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो इस पे अल्फा पे और बीटा पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, बट गामा पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है। ठीक, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे अल्फा किरण का प्रभाव होता है, बीटा किरण का भी होता है, गामा किरण का भी होता है। लेकिन इनके वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अल्फा बीटा के द्वारा होता है, बट गामा के द्वारा वैद्युत चुंबकीय या फिर कह सकते हैं विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर। इन तीनों में से पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे अधिक है, पेनिट्रेटिंग पावर
पेनेट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, किसी मेटल को, ब्लॉक को भेद कर, छेद कर क्या हो जाए, पार निकल जाए। जैसे इसी बोर्ड पे हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स डालते हैं तो कौन सा पार्टिकल तेजी से इसको पेनेट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे बुलेट चलती है, गन से बुलेट फायर किया जाता है, किसी चीज पे मारा गया तो उसको छेद के क्या कर गए, बाहर कर गए। तो ऐसे इन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की बात है। तो इनमें पेनिट्रेटिंग पावर जो होगा अल्फा पार्टिकल्स में सबसे कम होगा, लो होगा। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स का क्या होगा, लो होगा। लेकिन यदि बीटा में पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो बीटा में पेनिट्रेटिंग पावर हायर देन अल्फा होगा, हायर देन अल्फा। अल्फा पार्टिकल्स की क्या होगी, अधिक होगी, इसमें बीटा की। लेकिन गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर जो होगी वह सबसे अधिक होगी, मींस वेरी हाई होगी। ठीक है, गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, सबसे अधिक होगी, बहुत ही अधिक होगी। तो दोस्तों यदि क्लास समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। ऐसे ही क्लास टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम आपको तैयार कराएंगे, जिससे कहीं भी कोई भी पॉइंट आपका आपके एग्जामिनेशन के लिए मिस ना कर जाए। क्योंकि आज की परीक्षाओं में क्या कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, बड़ी समस्या है। ऐसी ऐसी जगहों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, मतलब ये छोड़ो, ये सब नहीं आएगा। तो उन्हीं वही प्रश्न आ जाते हैं जो छोड़ के जाते हैं। तो इस नाते पूरा चैप्टर तैयार करिए, वन लाइनर भी समय समय बताए जाते हैं, वन लाइनर पढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन चैप्टर के साथ जुड़ेंगे तो वन लाइनर अपने आप तैयार हो जाएगा और उसके साथ आपकी कई सारी चीजें तैयार होंगी। दोस्तों तो हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही आपको तैयारी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराते रहेंगे। आप अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए, हमारा सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग इसी तरह आपके एक अच्छे मंजिल की तलाश के लिए करते रहेंगे। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर लो, हायर देन अल्फा पार्टिकल्स की, और गामा पार्टिकल्स की क्या है, बहुत ही हाई है। ठीक, अगला पॉइंट आयनन क्षमता, आयनाइजेशन पावर की बात होती है। चलिए इधर सीरीज करते हैं ऊपर से। आयनाइजेशन पावर, किसका आयनाइजेशन पावर सबसे अधिक है, अल्फा बीटा गामा में से। तो देखिए पेनिट्रेशन पावर भी सबसे अधिक किसका हुआ, गामा का। तो जो आयनाइजेशन पावर होगा, भेद, ठीक है, आयन क्षमता, आयोनाइजेशन पावर, आयनन क्षमता, आयनाइजेशन पावर क्या कहते हैं, आयनन क्षमता। तो सबसे अधिक क्या होगी, अल्फा पार्टिकल्स की होगी। आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल्स की होगी। आयनाइजेशन पावर वेरी हाई होगी। ठीक, बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो लेस देन होगी अल्फा से। अल्फा से क्या होगा, लेस देन होगा बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर। और गामा पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन पावर होगी वो वेरी लो होगी। ठीक, तो उल्टा चला, बात समझिएगा। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेशन क्षमता, भेदन क्षमता गामा की सबसे अधिक हुई, वेरी हाई हुई। लेकिन आयनाइजेशन पावर जो होगा वो अल्फा की सबसे अधिक हो गई। अब गामा का आयनाइजेशन पावर सबसे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यदि अल्फा बीटा गामा को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पावर में अरेंज करें तो पहला क्या होगा, पहला एलिमेंट अल्फा, फिर इससे लेस देन बीटा, फिर इससे लेस देन क्या होगा, गामा। ठीक है, मतलब गामा का आयनाइजेशन पावर सबसे कम हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फा बीटा गामा का आयनाइजेशन पावर बता दिया गया। ठीक, तो ये ऐसे कुछ इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, ऐसी इनकी कुछ क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, फिर अगली चीज कहा जा रहा है, अगला पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है
कि जब किसी से अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, कहा गया है कोई भी एक तत्व है एक्स है और इनसे, ठीक है, इनसे यदि अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन हो रहा, अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन, तो अल्फा पार्टिकल्स के उत्सर्जन के लिए कहा जा रहा है कि एटॉमिक मास में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में क्या हो जाती है, 2 की कमी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से, ठीक। इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के इमिशन का इफेक्ट क्या होता है, बस समझिएगा कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की बात है, ये आपको सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताए गए अल्फा बीटा गामा के बारे में। अब एक चीज है सोडी फैजान का नियम बोला जाता है, सोडी फैजान का नियम की चर्चा करते हैं हम लोग। क्या है सोडी फैजान का नियम, क्या है सोडी फैजान का नियम दोस्तों? तो सोडी फैजान का नियम यही है कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो उन रेडियो एक्टिव तत्व में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या परिवर्तन होता है? तो कहा गया यदि अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होगा तो उस एलिमेंट या उस परमाणु के परमाणु संख्या से 4 इकाई की कमी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या से 4 इकाई की कमी और परमाणु संख्या से 2 इकाई की कमी। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बीटा किरण के उत्सर्जन से कहा जा रहा है कि उसके द्रव्यमान संख्या, देखिए ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है और नीचे की तरफ उसका परमाणु संख्या लिखा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बट क्या होगा, उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी, उसके परमाणु संख्या में 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ में? फिर इसी तरह से गामा यदि है तो गामा के निकलने से उस तत्व या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे सोडी फैजान का नियम कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सोडी फैजान नियम, सोडी फैजान नियम कहते हैं। तो जानिए सोडी फैजान नियम, इसे क्या कहते हैं, सोडी फैजान नियम। क्या है सोडी फैजान नियम? ठीक, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से, ठीक है, उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को सोडी फैजान नियम कहते हैं। या फिर इसको एक चीज और भी कहते हैं, ठीक, या इसे कहते हैं वर्ग विस्थापन नियम। क्या बोलते हैं, वर्ग विस्थापन नियम, वर्ग विस्थापन नियम बोलते हैं, वर्ग विस्थापन नियम भी कहते हैं इसी को, सोडी फैजान नियम या फिर वर्ग विस्थापन नियम। चलिए समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा सोडी फैजान नियम। जैसे यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम एक तत्व है, इसको ले लिया गया हम एक एक्स एलिमेंट के रूप में लिए, ये तत्व है एक्स जिसका द्रव्यमान संख्या 235 है और परमाणु संख्या 92 है, ठीक, मास नंबर 235 और एटॉमिक नंबर 92, ठीक। इससे कहा गया कि यदि एक अल्फा कण निकला, यदि एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो कहा गया यदि एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो इसमें परिवर्तन कितने का हो जाएगा? तो अभी बताया गया कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, तो 235 था, 235 से कितना हो जाएगा, 231, और परमाणु संख्या में 2 की कमी कितना हो गया, 90 हो गया।
कितना हो गया साथियों? 90 हो गया। बात है समझ में? लेकिन फिर यदि कहा जाए कि इसी से एक बीटा कण भी निकल रहा है, इससे एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ, एक अल्फा है, इसी से कहा गया एक अल्फा एक बीटा एक गामा किरण का उत्सर्जन हुआ, तो क्या होगी बात? अब बीटा कण का जब उत्सर्जन हुआ तो बताया गया कि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो गई होगी। देखिए Z+1 हो गया तो 90 91 हो गया। फिर कहा गया एक गामा किरण निकल रहा है, यदि एक गामा किरण निकला इसी से तो इसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अभी कल की क्लास में आपको बताई गई इसके अगले वीडियो में कि गामा किरणों का जो उत्सर्जन होता है वो अल्फा बीटा किरण के बाद होता है। गामा किरण का उत्सर्जन क्या होता है? अल्फा बीटा किरण के बाद होता है। आई सुने, गामा किरणों का उत्सर्जन कब होता है? अल्फा बीटा किरण के बाद होता है। इस कारण गामा किरण को सबसे बाद में निकाला गया। तो ये प्रश्न है, कोई तत्व दिया गया है, उससे कहा गया कि यदि एक अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है तो नए परमाणु की परमाणु संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या बताइए। नए परमाणु की परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या बताइए। तो नए परमाणु की परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या ये होगी। प्रश्न उदाहरण के द्वारा बताया जाए। अब यही चीज यदि कहा जाए कि 2 अल्फा निकले, क्या निकले? यदि 2 अल्फा निकले तो समझिएगा जल्दी से, यदि 2 अल्फा कण निकले तो भाई जब 2 अल्फा कण निकल रहे हैं तो द्रव्यमान संख्या में 8 की कमी, और तब ये कितना हो जाएगा? 227। 8 घटेगा 235 से 227, और परमाणु संख्या में 4 की कमी, मतलब ये 88 हो गया। ठीक, 2 अल्फा कण निकलने, 2 बीटा कण और 2 गामा कण निकलने से 2 बीटा कण निकलेगा तो उसके द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु संख्या में 2 बीटा कण से 2 की वृद्धि हो गई। 1 बीटा कण से 1, 2 बीटा कण से 2 की वृद्धि हुई, और गामा से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 गामा किरणों के निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वही तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों सोडी-फजान का नियम। क्या बोलते हैं? सोडी-फजान का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडी-फजान का नियम। क्लियर? यदि बात आई होगी समझ में तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा।